जो कि उस टाइम के राष्ट्रपति थे। वो लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से डॉक्टर की पढ़ाई करके आए थे, इसलिए सीरिया के लोग उनको डॉक्टर भी कहते थे। मुआविया ने ये लाइन दीवार पर लिख तो दिया था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान और बेखबर था कि उसकी एक गलती की वजह से आगे क्या क्या होने वाला है सीरिया के देश में। और सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही मुआविया अपने पिता को इस बात की पूरी जानकारी देता है। लेकिन ये बात सुनकर उनके पिता काफी डर जाते हैं। उनको पता था कि सरकार इस बात के लिए बहुत कड़ी सजा देगी। वो अपने बच्चे को छुपने के लिए भी कहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस बॉल को देख लिया था। दारा सिटी के सिक्योरिटी ऑफिसर जो बशर अल असद के रिश्तेदार थे और जिनका नाम आतिफ नजीब था, उनको जब ये जानकारी मिलती है तो वो बहुत गुस्सा करते हैं, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से मालूम था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस हरकत को नजरअंदाज किया गया तो इसका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इसके अगले दिन 27 फरवरी साल 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस स्कूल के पास पहुंचती है और अपनी जाँच शुरू करती है। ऑफिसर पूछते हैं कि ये सब किसने लिखा है, लेकिन कोई भी बताने को तैयार नहीं होता है कि ये किसने लिखा है। अब ये ऑफिसर खूब कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिलता है। और जब ये थक हार जाते हैं तो इनको 15 बच्चों पर शक होता है और ये मात्र शक के बेस पर लगभग शाम के 4 बजे 15 बच्चों को उठा लेते हैं, जिसमें मुआविया भी शामिल था। इनको उठा ले जाने के बाद सीरिया सिक्योरिटी फोर्सेस इनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बनाकर लटका दिया जाता है, नाखून खींच लिए जाते हैं, पानी में डालकर करंट लगाया जाता है। इनको इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि बिल्कुल अधमरा हो जाते हैं। अब इधर ये सारी घटनाएं शुरू हो जाती हैं और सेम टाइम पर दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के पेरेंट्स कई बार पुलिस के पास पहुंचते हैं ताकि उनको बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन पुलिस इन बच्चों को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती है। इतना ही नहीं, सीरिया की पुलिस इनसे कहती है कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और नए बच्चे पैदा कर लो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो अपने घरों की औरतों को यहाँ पर छोड़ जाओ। इस बात को सुनकर लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद दारा के शहर में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। Of Duma, there were a number of people wounded when security forces opened fire on protesters near the Hasiba and Grand mosques. Out this on social media sites. Helicopters flew low over the city of Deir el-Zor as thousands marched at a funeral for 3 men. We've received reports that tanks were कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। अब ये लोग अपने बच्चों को पुलिस से छुड़वाने की डिमांड कर रहे थे और ये लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करके किसी को नुकसान पहुँचाकर अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो सरकार उनको नहीं छोड़ती थी। इसलिए ये लोग बहुत ही शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जानते हो दिलचस्प बात क्या है, लोग उन बच्चों को छोड़ने की मांग कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस इनको छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि सीरिया की पुलिस एक मिसाल कायम करना चाहती थी। इसलिए वो इन बच्चों को नहीं छोड़ती है। उल्टा जो लोग शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से भी ज्यादातर लोगों को उठाकर जेल में डाल देती है। लेकिन अब दारा के शहर में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था, ये खबर सीरिया के बाकी हिस्सों में भी पहुंचने लग गई थी। और अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया था कि दारा के शहर में क्या हो रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे बाकी जगहों पर भी प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और 15 मार्च साल 2011 आते आते सीरिया के इलाकों में जैसे दशमिक, अलेप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा में भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं। ये लोग कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट दारा के शहर में शुरू हुआ था, लेकिन अब वो पूरे सीरिया के देश में फैल चुका था। अब सीरिया के अलग अलग शहरों में जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। ये वही टाइम आ गया था कि जब बशर अल असद के रेजिम को भी महसूस होने लग गया था कि इन बच्चों को पकड़ने का डिसीजन सही नहीं है। इस स्थिति में और ज्यादा माहौल खराब हो सकता है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए करीब 15 अप्रैल 2011 तक लगभग 45 दिन बाद सीरियन सरकार मुआविया और उसके बाकी दोस्तों को छोड़ देती है। लेकिन अब सरकार ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो लोग उनके हालात देखकर और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक तो ये छोटी उम्र के बच्चे, दूसरा इनको इतना जबरदस्त टॉर्चर किया गया था कि ये बच्चे ठीक से अपने पैरों पर खड़े होने लायक भी नहीं थे। इनके नाखून खींच लिए जाते हैं और इनके पूरे शरीर पर जख्म ही जख्म के निशान थे। जब बाहर आकर बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब लोगों के पास पहुंची तो लोगों में फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सीरिया के देश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। और 22 अप्रैल साल 2011 को शुक्रवार का दिन था और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पर इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार ये लोग शांति से प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के खिलाफ जुलूस निकालते हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं। और यहाँ से हिंसा शुरू हो जाती है सीरिया के देश में। इस प्रोटेस्ट को फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी कहा जाता है। सीरियन फोर्सेस इस भीड़ को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती है तो 25 अप्रैल साल 2011 को सीरियन फोर्सेस भीड़ पर गोलियां चला देती है और इसमें गोली लगने से 2 लोगों की जान चली जाती है। इसके अगले दिन जिन 2 लोगों की जान चली गई थी, ये भीड़ उनका जनाजा लेकर निकलती है और काफी जबरदस्त नारेबाजी भी होती है। इस टाइम पर सीरिया की सरकार कहती है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और जो नारेबाजी कर रहे हो उसको बंद कर दो। लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं मानती है।
तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए सीरियन सरकार हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज करती है। उनको रोड पर उतार देती है और गोलियां चलाई जाती है। सीरियन फोर्सेस को आदेश दिया जाता है कि किसी भी तरह से इन प्रोटेस्ट को रोको और किसी भी हाल में भीड़ को इकट्ठा होने से रोको, चाहे जो भी करना पड़े। लेकिन इस ऑर्डर के बाद बहुत ज्यादा गोलियां चलाई जाती हैं और बहुत ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। सरकार का जो ये डिसीजन था गोलियां चलाने और टैंक्स उतारने का, ये डिसीजन उनके ऊपर ही भारी पड़ता है। इसे असद की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी भी कहा जाता है। इतना कुछ करने के बाद भी जब लोगों में गुस्सा शांत नहीं होता है बल्कि और ज्यादा बढ़ जाता है। जहाँ पहले 10 शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब सीरिया के 20 शहरों में लोग बशर अल असद के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ये लोग बशर अल असद से अपनी कुर्सी छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। इस टाइम पर आकर सीरिया में वही हाल हो गया था जो कि सीरिया के आसपास के देशों में चल रहा था और अब वही स्थिति पूरी तरह से सीरिया में बन गई थी। इस टाइम पर आकर ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हर दिन आम जनता और सोल्जर्स के बीच में झड़प होती थी और भीड़ के पास कोई हथियार थे नहीं। वो लोग तो पत्थर लाठी डंडे से ही लड़ते थे, जबकि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के पास एडवांस लेवल के हथियार थे और इससे बहुत लोगों की जान जाती है। सबसे ज्यादा जान इसमें आम आदमी की जाती थी या फिर इसके साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें जिन लोगों को चोट लगती थी और फिर ये लोग घायल होकर हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल में भी सरकार पुलिस लगा देती है। जो भी प्रोटेस्ट करने वाला चोट लगने के बाद हॉस्पिटल आता और पुलिस उसे उठाकर वहीं से जेल में डाल देती थी। अब इस टाइम पर आकर ऐसा हाल हो गया था कि इस झड़प में जिसको भी चोट लगती थी मानो उसका जेल जाना तय हो गया था। इस समस्या से निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और पास में एक अलमारी मस्जिद थी जहाँ पर कुछ डॉक्टर थे। लोगों ने हॉस्पिटल जाने के बजाय उस मस्जिद में इलाज करवाना शुरू कर दिया। अब ये लोग मिलकर यहीं पर इलाज करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सीरियन फोर्सेस को इस बात का पता चलता है कि इस मस्जिद के अंदर इनका इलाज किया जाता है और ये लोग यहीं आकर छुपते हैं। इसी कारण से सीरियन फोर्सेस इस मस्जिद पर अटैक कर देती है और इस हमले के कारण वहाँ पर जितने भी डॉक्टर और मरीज थे उन सभी की जान चली जाती है। लेकिन बाद में आगे चलकर इस अटैक का बहुत बड़ा विरोध होता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, आम जनता, बच्चे और औरतें जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखता वो वहीं पर पत्थर उठाकर मार देते थे तो कहीं डंडा फेंक कर मार देते थे। अब इस टाइम पर आकर बहुत ज्यादा विरोध होने लग गया था पूरे सीरिया के देश में और साल 2011 आते आते करीब 1000 लोगों की जान जा चुकी थी। सीरियन आर्मी के भी कई सोल्जर की जान चली गई थी क्योंकि आम लोग जो पत्थर मारते थे। इसके साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेज में कई ऐसे सोल्जर भी थे जिन्होंने आम जनता पर गोली चलाने के लिए मना कर दिया था, तो उस टाइम पर ऐसे सोल्जर को भी गोली मार देते थे। पूरे सीरिया के सुन्नी मुस्लिम असद के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने ये मान लिया था कि हमारी तो जान वैसे भी जाने वाली है, लेकिन हम इसे इसकी कुर्सी से हटाकर ही मानेंगे। यहाँ तक कि जिन बच्चों की वजह से वॉर शुरू हुई थी वो भी इस प्रोटेस्ट में आकर शामिल हो गए थे। मुआविया अभी भी फाइटर है और सीरिया में सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। ये जो झड़प आम जनता और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच चल रही थी कुछ दिन तक तो चलती है, लेकिन इसके बाद इसका पूरा फॉर्मेट बदल जाता है। और ये फॉर्मेट इसलिए बदलता है क्योंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ सोल्जर बगावत कर देते हैं और आम जनता की मदद करने के लिए इनमें आकर मिल जाते हैं। इसमें जो मेन रोल था वो रियाल अल असद का था, जो कि सीरियन आर्मी में एक बहुत ऊंचे पद पर थे। इसी तरह एक महरूम नाम का आदमी था जिसने 20 साल तक सीरिया में एक चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम किया था और अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के तहत आर्म फोर्सेस इसने फाइटर प्लेन की ट्रेनिंग भी लिया था। इसने सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा कर छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई। पहली बार जो यूनिट बनाई गई थी वो 15-15 लोगों की यूनिट बनाई गई थी और फिर 29 जुलाई साल 2011 को इसे ऑफिशियल नाम दिया जाता है फ्री सीरियन आर्मी। फ्री सीरियन आर्मी का काम था कि वो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला करे और सीरियन फोर्सेस जो आम लोगों पर हमला कर रही थी इनसे हथियार उठाकर लड़ेंगे और बशर अल असद को सरकार से हटाकर एक फेयर सिस्टम बनाएंगे जिसकी वजह से फिर से ये सब ना हो। अब ये धीरे धीरे करके सीरिया के अंदर के सभी क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और अब ये सीरिया के अंदर जो सारा खेल चल रहा था उसे देखकर आसपास के सुन्नी मेजॉरिटी वाले देश थे धीरे धीरे अब उनका भी समर्थन मिलने लगता है। कुछ ऐसे लोग थे जो सीरिया छोड़कर चले गए थे वो भी वापस सीरिया आ जाते हैं और अपनी अपनी स्किल और टेक्नोलॉजी के अनुसार बशर अल असद को हटाने के लिए फ्री सीरियन आर्मी की सहायता करते हैं। इसके साथ ही कई चरमपंथी ग्रुप भी असद के खिलाफ थे, वो भी फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं। इसके साथ ही कई चरमपंथी ग्रुप भी असद के खिलाफ थे, वो भी फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी मदद करने वाले लगभग 1000 कट्टरपंथी ग्रुप थे जिनके कुल मिलाकर लगभग 1 लाख से ज्यादा फाइटर थे जो फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल गए थे। फ्री सीरियन आर्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो इनके पास कोई हथियार थे और ना ही कोई रिसोर्सेज थे। इसी कारणवश मजबूरी में बिना सोचे समझे इनके साथ जुड़ जाते हैं। और ठीक इसी तरह ISI इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक जो इराक में वहाँ के सिस्टम के खिलाफ लड़ रही थी, उसको जब इस बारे में पता चलता है तो इसको ये सीरिया के अंदर एक अवसर की तरह देखते हैं। इसलिए सुन्नी मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए ISI भी फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के लिए आ जाती है और उनके सारे लड़ाके धीरे धीरे लेबनान के रास्ते और कुछ दूसरे रास्तों के जरिए सीरिया पहुंच जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, पहले इसका नाम ISI था लेकिन बाद में आगे चलकर इसे बदलकर ISIS कर दिया जाता है,
जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया जाता है, यानी कि इसका नाम ISI से बदलकर ISIS कर देते हैं। अब यहाँ से सीरियन सरकार की परेशानियां और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट पहले छोटे लेवल पर हो रहे थे अब वो बड़े लेवल पर होने लग गए थे। अब ये सीरियन सरकार के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था। उनके लिए इस लड़ाई को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फ्री सीरियन आर्मी हथियार और गोरिल्ला वॉरफेयर को यूज करके सीरिया के अलग अलग एरियो में लड़ाई लड़ रही थी, जैसे दमास्क, अलीपो और फिर आगे चलकर रक्का जैसे क्षेत्रों पर भी कब्जा करना शुरू कर देते हैं। और अब ये लोग अपना पूरा बेस बना लेते हैं। इससे मुकाबला करना सीरियन सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन एक तरफ तो ये लड़ाई सरकार और फ्री सीरियन आर्मी, जो कि आम जनता की बनाई हुई थी, उसके साथ चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, वहाँ पर क्या होता है कि कुर्द पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा रहती थी। और ये कुर्द पॉपुलेशन सीरिया में भी थी और सीरिया से लगे हुए टर्की के एरिया में भी थी। और ये कुर्द टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान बनाने की डिमांड करते थे। और ये लोग टर्की में भी सेम डिमांड करते थे और सीरिया में भी सेम डिमांड करते थे। तो उनको भी इस टाइम पर आकर एक अच्छा मौका मिल गया कि सीरियन सरकार तो पहले से ही बैकफुट पर है और फ्री सीरियन आर्मी ने इनको पहले से ही पीछे कर रखा है। इसलिए यही समय है, सही समय है कुर्दिस्तान बनाने के लिए। और अब कुर्द के लोग सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में कब्जा करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर सीरियन सरकार की जो एक परेशानी चल रही थी फ्री सीरियन आर्मी के साथ, अब नॉर्थ ईस्ट साइड में कुर्द भी इनके खिलाफ लड़ने लगते हैं और ये अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए अलग अलग जगहों पर कब्जा करने लग जाते हैं। और अब तक की स्थिति ये थी कि सीरिया के अंदर 4 संगठन अलग अलग मकसद के लिए लड़ रहे थे। सीरियन सरकार, ISI, फ्री सीरियन आर्मी जो जनता की बनाई हुई थी, और कुर्द, सीरिया की और कुर्द फोर्सेस, ये चारों अलग अलग मकसद के लिए लड़ रही थी। इसके बाद जो बाहर के जो देश थे वो भी इन 4 ग्रुप्स के साथ अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए जुड़ने लगते हैं और इनको सपोर्ट करने लगते हैं। लेकिन असल में इससे होता क्या है कि सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और दुनिया की सबसे जटिल सिविल वार यहाँ से शुरू हो जाती है, जिसमें मल्टीपल देश और सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने आकर टकराने लगती हैं। अब यहाँ पर आपका एक सवाल हो सकता है कि बाकी देश यहाँ क्या करने के लिए आए थे और फिर वो आपस में क्यों टकराने लग गए। तो इन सब घटनाओं का कारण था मिडिल ईस्ट की जो ऑयल रिच सुन्नी कंट्रीज थी, जैसे सऊदी अरब और कतर। वो भी सीरिया की शिया सरकार से खुश नहीं थे, जो कि माइनॉरिटी में होने के बाद भी सुन्नी मुस्लिम पर राज कर रही थी। तो ये बशर अल असद के खिलाफ फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही थी, उसको पैसे और हथियार सप्लाई करके सपोर्ट करते हैं ताकि सीरिया के अंदर जो असद है, जो कि एक शिया मुस्लिम है, ताकि उसको हटाया जा सके। अब ये सारी घटनाएं एक साथ चल रही थी। तो इधर ईरान जो एक शिया मेजोरिटी देश था, वो चाहता था कि सीरिया के अंदर बशर अल असद, जो कि एक शिया मुस्लिम है, वही राज करता रहे और वहाँ पर उसी का शासन रहे, वो किसी भी हाल में पावर में बने रहे। तो ईरान भी अब पूरी तरह से सीरियन सरकार की हेल्प करना चालू कर देते हैं। ईरान ने एक से एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सीरिया सरकार के पास भेज देते हैं ताकि सीरियन सरकार इस परिस्थिति से निपट कर अपना शासन कायम रख सके। ये तो है मिडिल ईस्ट के देश। और ठीक इसी तरह से बशर अल असद की दोस्ती रशिया के साथ भी बहुत अच्छी थी। मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया के जो इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए असद का सीरिया में रहना बहुत जरूरी था, ताकि रशिया को जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो इधर रशिया ने भी अब बशर अल असद यानी सीरियन सरकार की मदद करने के लिए वो भी आ जाते हैं। अब रशिया सीरिया में घुसकर उस रीजन में अपना दबदबा और मदद करेगा। तो अब इस ओवर में जब रशिया की भी एंट्री हो गई तो यूएसए कैसे पीछे रह सकता है। अमेरिका चुपचाप CIA को एक टास्क देता है कि फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए और उनको हथियार सप्लाई करे जाएं ताकि वो सिस्टम के खिलाफ लड़ सके। और ठीक इसी तरह से इसमें दुनिया भर के देश घुस जाते हैं। अब ये लड़ाई 4 अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ जाती है। ये सारे देश और सुपर पावर सब अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए सीरिया में अब हर दिन जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और अब एयर स्ट्राइक भी चालू हो जाती है। इसके बाद 18 जुलाई साल 2012 को रवांडा स्क्वायर जो दमास्क में मौजूद है, वहाँ पर सीरियन सरकार इन सब घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अपने सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की मीटिंग कर रही थी, जिसमें सीरियन सरकार के बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे। और इधर फ्री सीरियन आर्मी के लोग बहुत दिनों से इस मीटिंग के ऊपर घात लगाए बैठे थे। तो फ्री सीरियन आर्मी के लोग एक प्लान तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करके उड़ा देते हैं, जिसमें सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर दाऊद रजिया और बशर अल असद के ब्रदर अल्लाह आसिफ की भी जान चली जाती है। और ये सीरियन सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। इस घटना के बाद बशर अल असद बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और फिर वो बैक टू बैक सीरियन आर्मी पर जबरदस्त अटैक करते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जान फ्री सीरियन आर्मी के लोगों की जाती है। हालांकि सीरियन सरकार बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो स्थिति को अपने हाथों में लेने में कामयाब नहीं हो रही थी। फ्री सीरियन आर्मी के रिबेल्स को पीछे हटाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनको बाहर के देशों से जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा था। दमास्क में एक गोटा नाम की जगह है, जहाँ पर जॉर्डन की ओर से बड़े पैमाने पर हथियार सप्लाई किए जा रहे थे, ताकि फ्री सीरियन आर्मी सरकार के खिलाफ लड़ती रहे। अब आप देख सकते हो दोस्तों, मल्टीपल लड़ाइयों के बावजूद भी सीरियन सरकार इन रिबेल्स को दबाने में कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि इनको बाहर के देशों से सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा था और ये स्थिति सरकार के लिए बहुत कठिन हो गई थी।
और उनकी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। सीरियन सरकार के पास इसका कोई तोड़ नहीं था। दमास्क के अंदर गूटा नाम की एक जगह थी जहाँ पर सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। खासकर ईस्ट साइड की पॉपुलेशन पूरी तरह से सीरियन सरकार के खिलाफ थी। सीरियन सरकार और आम जनता के बीच में कई बार लड़ाइयाँ होती है, लेकिन फिर भी सरकार उनको रोकने में फेल हो रही थी। इस एरिया से ही जॉर्डन की तरफ से हथियार सप्लाई होते हैं ताकि फ्री सीरियन आर्मी सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रख सके। लेकिन जब सीरियन सरकार को इसका कोई समाधान नहीं मिलता है तो 21 अगस्त साल 2013 को 2:23 पर और फिर सेम डे 5 बजे सीरियन सरकार केमिकल हथियारों का यूज करती है। ये एक सरीन नर्व एजेंट था जिसका यूज किया गया है। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सभी एक लाइन से मर जाते हैं। केमिकल अटैक के खिलाफ करीब 188 से 200 देशों ने केमिकल हथियार समझौते पर साइन कर रखा है कि कभी भी केमिकल हथियारों का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में सीरिया का नाम नहीं था। केमिकल हथियारों के इस्तेमाल से एक बहुत ही दर्दनाक मौत होती है और इसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। लेकिन अब सीरियन सरकार ने केमिकल हथियारों का यूज तो कर लिया, लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया में इनका जबरदस्त विरोध होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन से कहा कि इस मामले को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना चाहिए। ये वो समय था, सबको लग रहा था कि बशर अल असद सीरिया से अब हट जाएंगी, लेकिन चाइना और रशिया ने वीटो पावर का यूज करके इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। साल 2017 तक रशिया ने सीरिया को बचाने के लिए 7 बार वीटो का इस्तेमाल किया था। अगर ये वीटो नहीं होता तो सीरिया के ऊपर और भी एक्शन हो सकता था, जैसे कि उनके ऊपर सेक्शन लग सकती थी या मिलिट्री एक्शन हो सकता था। अगर सीरिया पर दबाव बढ़ता है तो असद को अपना राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन रशिया और चाइना की वजह से असद बच गई। उधर केमिकल हमले को लेकर ओबामा ने भी इसका जमकर विरोध करते हुए सीरिया के बेसिस पर सीधे अटैक करते हैं। It is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. कि सीरिया के देश में असद के राज में केमिकल हथियारों से हमला किया जा रहा है और अब इस तरह से यूएसए और रशिया अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जहां रशिया असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था, लेकिन उनका कहना था कि वो सीरिया में आईएसआईएस का खात्मा करने के लिए आए हैं। यूएसए सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पर जबरदस्त स्ट्राइक करता है और इसके साथ ही आईएसआईएस के ठिकानों पर भी यूएसए स्ट्राइक करता है। वहाँ पर भी यूएसए जबरदस्त एयर स्ट्राइक करता है। अब इधर बदला लेने के लिए आपने देखा होगा कि आईएसआईएस के लोग यूएस सिटीजन को पकड़ लेते थे और ये लोग उसका गला काट देते थे या उसको जिंदा जला देते थे और फिर उसको वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड करते थे, जिसमें ये लोग ज्यादातर पत्रकारों को पकड़ते थे। एक तरफ तो इतने सारे देश सीरिया में उलझे हुए थे और सेम टाइम पर साल 2015 में तुर्की भी नॉर्थ ईस्ट सीरिया में घुस जाता है, जहाँ पर कुर्द पहले ही अलग अलग जगहों पर कब्जा करने में लगे हुए थे। तुर्की को लगा कि ये माहौल उसके लिए भी परेशानी पैदा कर सकता है। अब इस टाइम पर तुर्की ने कुर्दों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और रशिया के लिए किसी भी कीमत में मिडिल ईस्ट में असद का होना बहुत जरूरी था, तभी तो रशिया के सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए रूस ने भी अपना बेस सीरिया के अंदर ही बना लिया और अब अलग अलग जगहों पर रशिया भी एयर स्ट्राइक करना शुरू कर देता है। अब आप सोचकर देखो दोस्तों, इतनी सारी सुपर पावर और सीरिया के विरोध करने वाले लोग और आतंकी संगठन सीरिया के देश में सब अपना अपना मकसद पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। सीरिया ही अब एक देश बचा था जहाँ अलग अलग सुपर पावर और देशों में रिबिलेंस और आतंकी संगठनों के लिए अड्डा बन गया था। यहाँ पर आकर सब लोग अपना मतलब पूरा करने के लिए लड़ रहे थे। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी जैसे सीरिया का देश एक रेसलिंग रिंग बन गया था, जहाँ पर लगातार स्ट्राइक हो रही थी। इन स्ट्राइक में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है, बच्चों, औरतों और जिनकी कोई गलती नहीं थी। ये सारे बेकसूर लोग थे। और सच तो ये है दोस्तों कि सीरिया में इतनी स्ट्राइक होती है जिसके कारण आज सीरिया मात्र एक कंकाल बनकर रह गया। अब इस टाइम पर यहाँ आकर यह हाल हो गया था, लेकिन साल 2016 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प बनते हैं तो उसके बाद अमेरिका को सीरिया से बाहर निकाल लेते हैं और कहा कि असद सीरिया के अंदर पावर में रहे, हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रम्प ने कहा कि एक नेवर एंडिंग फाइटिंग है जिसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद साल 2017 में बशर अल असद फिर से केमिकल हथियारों का यूज करते हैं, जिसमें लगभग 85 लोगों की जान चली जाती है, जिनमें लगभग 10 से ज्यादा बच्चे थे। और इस घटना के बाद यूएसए जो सीरिया से बाहर निकल चुका था, लेकिन अब यूएसए को फिर से सीरिया में वापस आना पड़ता है और अब ऑफिशियली स्ट्राइक करने लगता है। दुनिया की सबसे जटिल सिविल वार में अब तक लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 80% से ज्यादा सीरिया की जनसंख्या प्रभावित हो चुकी थी। अब तक लोग बहुत गरीब हो चुके थे और भूख के कारण मरने लग गए थे। लोग सीरिया छोड़कर समुद्र के रास्ते भागने लगते हैं। सीरिया की इस जटिल सिविल वॉर को जहां कई सारे देश घुस रहे थे, वहीं पहली बार इसे सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये पहली वॉर थी जहां पर हर एक ग्रुप ने सोशल मीडिया का जबरदस्त मिसयूज किया है। सभी ने अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात पहुंचाने के लिए, और लगभग 800 से ज्यादा पत्रकार मारे जाते हैं सीरिया के देश में। आईएसआईएस के आतंकवादियों ने पत्रकारों के सिर काटकर
और उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते थे। इसी कारण से कोई भी पत्रकार अपनी जान को खतरे में डालकर सीरिया जाने की हिम्मत नहीं करता था। न्यूज एजेंसियां भी बस सोशल मीडिया के जरिए न्यूज लेती थी। और अब एक छोटा सा प्रोटेस्ट सीरिया के राष्ट्रपति की जिद से शुरू हुआ था कि वो अपनी कुर्सी छोड़ दें। 14 साल के मुआय्या ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी एक छोटी सी दीवार पर लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा सीरिया के देश में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।